हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर 5 जो है आपका सरफेस केमिस्ट्री। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। हमारा 1 नंबर सवाल है, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा या याद करके ही जाइएगा। सरफेस केमिस्ट्री से तो ये क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो देख लीजिए 10 के पावर -6 से 10 के पावर -9 मीटर तक इसका आकार होता है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मैक आर्थर विधि द्वारा किया जाता है। तो जब आप लोग सरफेस केमिस्ट्री को पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे तो उसमें विधियां भी बताई जाएंगी, निष्कर्षण की विधियां। तो उसमें जो आपका मैक आर्थर विधि से किया जाता है वो आपका सोडियम का किया जाता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि, मतलब लवण सेतु में KCl आपका क्यों प्रयुक्त होता है। क्योंकि K+ और Cl- आयनों की चालकता लगभग बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं लिखा है वो, ये आप लोग याद रखिएगा। जब KCl को हम लोग या फिर जल में, वाटर में आप डिजोल्व करते हैं तो ये अपने आयन में टूट जाता है, इसीलिए। 4 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। मतलब कि अधिशोषण की मात्रा किस पर निर्भर करती है, गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रवृत्ति पर। जब आप लोग शुरुआत में ही पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में तो अधिशोषण आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि ये ताप, दाब और प्रवृत्ति तीनों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन सी है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आपका है प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, बट पूछेगा यही सब। जैसे कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराउनी गति का कारण है। मतलब बराउनी गति आखिर क्यों होता है। ऑप्शन दिया है, द्रव्य अवस्था में ताप पर का उतार चढ़ाव से, कोलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण से, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों का पर संघात, कणों का आकार। यहाँ पे कणों है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडीकरण पर संघात से बराउनी गति उत्पन्न होता है। और बराउनी गति को और भी कहते हैं, बराउनी गति का आप लोग डिफिनेशन भी याद रखिएगा, इसे जिगजैग गति भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब यह किसी तरल पदार्थ के अंदर टेढ़ी मेढ़ी करके गति करती है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई, देखिए एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई बॉक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें बराउनी गति एकदम टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलेगी, पता ही नहीं चलेगा कब किधर जा रही है। इसे को हम लोग बराउनी गति बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 नंबर में भी लगभग पूछता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है किसी आयन का स्कंदन प्रभाव। तो संयोजकता का आवेश के चिन्ह पर निर्भर करता है, ठीक है। याद रखिएगा इसे। ठोस पर किसी द्रव्य का परिक्षेपण कहलाता है, जेल कहलाता है। याद रखिएगा, जब भी पूछ देगा ठोस पर किसी द्रव्य का परिक्षेपण कहलाता है तो जेल कहलाता है। सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता का यह भी एक कारण है। मतलब कौन सा कारण है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका अधिक बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसीलिए प्लेटिनम उत्प्रेरक जो होता है अधिक सक्रिय होता है, ठीक है। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि। यह क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछ चुका है बोर्ड के एग्जाम में कि आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्यों। यह आपका 2 नंबर में भी पूछता है, ठीक है। तो 1 नंबर जब आपको याद रहेगा ना तो ये 2 नंबर में भी आप लिख सकते हैं कुछ अपने से बनाकर। क्या होगा इसका आंसर, जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंदन में रक्षण करती है, ठीक है। स्कंदन से रक्षण करती है। 11 नंबर देखिए। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, द्रवरोधी कोलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, अणु उत्क्रमणीय कोलाइड कहलाता है, द्रवरोधी कोलाइड। ये आप लोग याद रखिएगा। द्रवरोधी द्रवरोधी नहीं, द्रव विरोधी है। द्रव विरोधी कोलाइड जो होता है वो अणु उत्क्रमणीय कहलाता है, और द्रवरोधी उत्क्रमणीय कोलाइड कहलाता है। याद रखिएगा इसे।
12 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, मतलब किसी अभिक्रिया में जब उत्प्रेरक होता है तो क्या क्या करता है, उसके प्रभाव क्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, हाँ। संक्रियन ऊर्जा को घटाता है, हाँ। अभिक्रिया के अंत में रासायनिक दृष्टिकोण में अपरिवर्तित, मतलब कि ये सभी होता है। पहला नंबर बात तो यह अभिक्रिया के वेग को ही बढ़ा देता है, ठीक है, बहुत जल्दी अभिक्रिया करा देता है। इनमें से सभी होगा इसमें। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनती हैं, मतलब किस प्रकार की धातु आपकी उत्प्रेरक बन सकती हैं। तो जो बनती है ना, संक्रमण धातुएं बन सकती हैं। ऑप्शन इधर उधर हुआ है, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, और ये भी कहीं भी रहे, ऑप्शन तो सही है ना, संक्रमण धातुएं बनती हैं। 14 नंबर आपका कह रहा है वर्धक मतलब मॉडरेटर का कार्य क्या होता है। तो उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाना, जैसे कि कुछ उत्प्रेरक ऐसी भी होती है ना जिसका प्रभाव कम हो जाता है, जो पूरा नहीं हो पाता है, मतलब कि अभिक्रिया के वेग को नहीं बढ़ा पाता है, तो उसको भी बढ़ाने के लिए एक होता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्धक, जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरकता को और भी बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या होता है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन है एंजाइम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एंजाइमों में उत्प्रेरक सक्रियता, ताप एवं पीएच परिवर्तन पे प्रभाव नहीं होता है। एंजाइम की उत्प्रेरक क्रिया अति विशिष्ट होती है। एंजाइम शरीर की क्रियात्मक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरक करती है। एंजाइम उच्च अणुभार के प्रोटीन को जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न करता है। देखिए जब एंजाइम भी आप लोग एक बार पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, सरफेस केमिस्ट्री में आपका एंजाइम भी पढ़ना है। एंजाइम भी बहुत डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ाया है, वीडियो बनाया है, बहुत जल्दी मैं भी बनाऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। एंजाइमों की उत्प्रेरक सक्रियता ताप एवं पीएच परिवर्तन में प्रभावित नहीं होती है, जबकि होती है एंजाइम, ठीक है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर 16 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करते हैं। आर्सेनिक के ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा। आर्सेनिक के जो ऑक्साइड होते हैं वही विष का कार्य करते हैं। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है स्वप्रेरण में मतलब क्या होता है, प्रतिफल उत्प्रेरित करता है, स्वप्रेरण, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांतों से की जाती है। तो याद रखिएगा विषमांगी उत्प्रेरण, आप लोग पढ़े होंगे समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा जो विषमांगी उत्प्रेरण होती है उसी की व्याख्या की जाती है, कहाँ, उत्प्रेरक अधिशोषण के सिद्धांत में। 19 नंबर आप क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर है अधिशोषण की क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक है। जो अधिशोषण की क्रिया होती है ऊष्माक्षेपी होती है, ये भी याद रखिएगा, यह भी बहुत बार पूछा गया और हो सकता है इस बार भी पूछ दे। 20 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है अधिशोषण जिसमें अधिशोषक एवं अधिशोष से मुक्त संयोजकता द्वारा संलग्न होते हैं कहलाते हैं। मतलब क्या कहलाता है, रासायनिक अधिशोषण। जब आप लोग रासायनिक अधिशोषण पढ़ेंगे ना तो ये होता है कि अधिशोषण जिसमें अधिशोषक और अधिशोष से मुक्त संयोजकता द्वारा संलग्न होते हैं। रासायनिक अधिशोषण जो होता है ना ये बहुत मजबूत भी होता है, ठीक है। जो आपका रासायनिक अधिशोषण होता है ना, अधिशोषक और अधिशोष के बीच बहुत प्रबल रासायनिक बंध बनाता है, ठीक है। और मान लीजिए और भी इसका गुण जान लीजिए, जैसे प्रकृति में अति विशिष्ट होता है या अणु उत्क्रमणीय भी होता है आपका रासायनिक अधिशोषण। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण, ये आप लोग एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। आपका 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से उत्प्रेरक का लक्षण प्रकट करता है। कौन करता है, अभिक्रिया की दर को, मतलब कि उत्प्रेरक क्या करता है, तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। यह क्वेश्चन लगता है हमने पहले भी डाला है, ठीक है, लेकिन देखिए बात वही है, भले क्वेश्चन बदल गया हो आपका। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, कैसे, तो संकरण ऊर्जा को घटाकर उत्प्रेरक अपनी अभिक्रिया की दर को बढ़ा लेता है। तो आज के लिए इतना ही, मैंने आपके लिए 22 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था। इसमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो भी आ भी सकते हैं इस बार के एग्ज़ाम में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सबसे पहले मैं तो आपको दिल से धन्यवाद कर देना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू।